हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। थ्री कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड आर चार्ज विथ 5 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। ठीक है। आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम वोल्टेज सोर्स, उसके बाद इनको चार्ज करके हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स से रिमूव कर दिया। दीज कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। इस फिगर में 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड जिस तरह दिख रहा है, इस तरह का कनेक्शन हम लोगों ने कर दिया। ठीक है ना। सो इन फिगर विथ देयर पॉजिटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ए। 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड को मैंने पहले चार्ज किया। 2 को कितना से किया? 5 वोल्ट से। तो ये मेरा मान लो 2 है। कितने से किया? 5 वोल्ट से। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? 10 माइक्रो कूलम। सिमिलरली 3 माइक्रोफैराड को किसने कैसे किया? 20 वोल्ट से। तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा? 60 माइक्रोफैराड। सिमिलरली 10 वोल्ट से 5 माइक्रोफैराड को किया। तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा? 50। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? इन तीनों कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से कनेक्ट कर दिया। दिस इज रिटन ऑन द स्टेटमेंट। ठीक। एंड नेगेटिव प्लेट को अर्थ कर दिया। जैसे यहाँ दिख भी रहा है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक। और ये मेरा सर्किट है पूरा का पूरा। इसमें स्विच को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक। तो बताना है पोटेंशियल एट जंक्शन ए, दिस इज ए। ठीक। एंड फाइंड चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर में चार्ज बताना है। दिया है कि 4 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर था वो पहले से अनचार्ज था। जैसे इन लोगों को मैंने पहले से चार्ज रखा था, ये अनचार्ज था, मतलब इसमें पहले से 0 चार्ज था। तो इसको भी ले लो 0, 4 माइक्रो। अब तुमको सिचुएशन दिख रहा है, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट ए से कनेक्टेड है। नेगेटिव प्लेट अर्थ, नेगेटिव प्लेट अर्थ, नेगेटिव प्लेट अर्थ। ये बैटरी है, ये स्विच क्लोज किया। अब हमको इस सिस्टम का फाइनल चार्ज बताना है और पोटेंशियल एट ए बताना है, जंक्शन ए। तो लेट अस सपोज जंक्शन का प्लेट का हम पोटेंशियल लिख देते हैं एक्स। लिख दिए। अब देखो ये जो एक्स जंक्शन है वो किस किस प्लेट से कनेक्टेड है? ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट और ये बैटरी के थ्रू ये 4 प्लेट पे कनेक्टेड है। मतलब कि जब भी ट्रांसफर चार्ज का होगा तो इन्हीं 4 प्लेट पे होगा। और इसका मतलब ये है कि इन चारों प्लेट का चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा, टोटल चार्ज। तो लिखते हैं एक्सप्रेशन नोडल के हिसाब से कि इस चारों प्लेट पे जो टोटल सम ऑफ चार्ज होगा वो कितना होगा। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा? तो x माइनस 0 इंटू 2। ठीक। इस प्लेट पे कितना होगा? x माइनस 0 इंटू 3 मतलब 3x। ठीक। इस प्लेट पे कितना होगा? 5x, x माइनस 0 इंटू 5। इस प्लेट पे कितना होगा? तो यहां से नहीं पता करेंगे, यहां से यहां आएंगे तो ये प्लेट पॉइंट का होगा x माइनस 20। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 20 माइनस 0 मतलब x माइनस 20 इंटू 4 इज इक्वल टू। इस बार हम लोग नोडल लगाने के लिए यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। वाई? क्योंकि 0 तभी होता जब सारे के सारे पहले से अनचार्ज होते। लेकिन तुमको बता रखा है कि ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है। ठीक है ना। तो इसमें कंजर्वेशन लगाते हुए नेट चार्ज 0 नहीं होगा। नेट चार्ज कितना होगा? तो सबका ये तो पहले से अनचार्ज है, इसका तो इस प्लेट पे चार्ज 0। ये भी पॉजिटिव प्लेट था, ये भी पॉजिटिव प्लेट था, ये भी पॉजिटिव प्लेट था। ठीक है ना। तो इस पे +10 +60 +50 कितना हो जाएगा? 120। तो ये हो जाएगा 120। नेक्स्ट 2x + 3x + 5x + 4x 14x माइनस 80 इज इक्वल टू 120। x बराबर हो जाएगा 100/7। ठीक है। 120 को उधर भेजेंगे तो 200, 200/14 मतलब कि 100/7। अब एक बार ये 100/7 वोल्ट मिल गया, चार्ज निकालना क्या बड़ी बात है। इसमें चार्ज कितना होगा? तो 100, ये तो 0 है, 2 इंटू 100/7 मतलब प्लस माइनस 200/7। इसमें चार्ज कितना होगा? प्लस माइनस 300/7। इसमें चार्ज कितना होगा? प्लस माइनस 500/7। और इसमें चार्ज कितना होगा? इसमें चार्ज होगा x माइनस 20।
x माइनस 20, तो 100/7 माइनस 20 मतलब कि 140 हो जाएगा, -40/7 हो जाएगा। ठीक है, -40/7, तो -40/7 ये और ये 0, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, है ना, ये प्लेट। तो इसमें होगा माइनस प्लस, इस तरफ कितना क्या हो जाएगा, तो इस तरफ आएगा तुम्हारा -40 × 4 मतलब 160/7। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, 160/7 इन पोलैरिटी। दिस इज द सॉल्यूशन। अब ये देखो क्वेश्चन, two identical capacitors C are connected in parallel with a source of EMF E. Energy stored by them is U1. तो U1 कितना होगा, ये दोनों, तो U1 जो होगा वो टोटल एनर्जी का बात कर रहा है सिस्टम का, तो इसमें स्टोर्ड होगा ½ CE², प्लस इसमें भी होगा ½ CE², कितना हो जाएगा, CE² इज द वैल्यू ऑफ। ठीक, नाउ द स्विच इज ओपन। ठीक, तो स्विच को क्या किया गया है, ओपन कर दिया, एंड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज कंप्लीटली फिल्ड इन बोथ कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर के अंदर K डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K टाइम्स C, इसका भी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, K टाइम्स C। ठीक, नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन U2। ठीक, अब हमको U2 फाइंड करना होगा, इसमें एनर्जी स्टोर क्या होगा, U2 फाइंड, फिर हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है U1/U। तो देखते हैं क्या बदलाव आना है इसके क्या है। देखो, तुमने पहले स्विच को रिमूव कर दिया, तो ये वाला जो कैपेसिटर है वो आइसोलेट हो गया, ठीक है ना, इसका ये प्लेट तो आइसोलेट हो गया, मतलब ये भी प्लेट आइसोलेट ही समझो। ठीक है, जब भी रहेंगे तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो ये प्लेट हमारे लिए आइसोलेटेड प्लेट। तो याद रखना, अगर कैपेसिटर आइसोलेटेड है ना, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से उसका चार्ज कम हो जाएगा। तो जो इसका इनिशियल चार्ज था, तो इनिशियल चार्ज क्या था, ये दोनों पैरेलल में थे, तो इस पे इनिशियल चार्ज था पहले +- CE। ठीक है, तो अब इस कैपेसिटर में यही चार्ज रहेगा, लेकिन इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस तुम्हारा हो जाएगा K टाइम्स। इसमें ये डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी सोर्स से कनेक्टेड है, तो सोर्स से कनेक्टेड है मतलब बैटरी के चलते इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी B ही रहेगा। ठीक है, इसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर गया होगा क्योंकि इसका चार्ज कंजर्व है, तो इसके केस में चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर जाएगा, सॉरी चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, चार्ज चेंज कर जाएगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस काउंट कर रहेगा क्योंकि ये अभी भी बैटरी से ही कनेक्टेड। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना। तो अब U2 क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर में क्या स्टोर होगा, तो एनर्जी के 3 फॉर्मूला होते हैं, तीनों फॉर्मूला डिपेंड करते हैं कि कौन सा चीज हमको नोट। तो यहाँ पे हमको पता है कि इसका चार्ज CE है और इसका कैपेसिटेंस KC है, तो इसको लिखेंगे ½ Q²/2C का फॉर्मूला लाएंगे। ठीक है, तो C²E²/KC प्लस इसमें इसका एनर्जी लिखेंगे, तो इसके अक्रॉस हमको क्या पता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है V, और इसका कैपेसिटेंस पता है, तो ½ CV² है ना, ½ कैपेसिटेंस इंटू V², तो कैपेसिटेंस हो गया KC इंटू V² मतलब कि E²। ठीक है, तो ये एक C कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ½ CE² कॉमन ले लो, 1/K प्लस K, है ना, इससे क्या मिल जाएगा, 1/CE² बराबर K² प्लस 1/K। दिस इज U2, दिस इज U1, वी नीड टू फाइंड U1/U2, तो CE² इधर बाई CE² ऊपर चला जाएगा 2K/K² प्लस 1, योर आंसर इज 2K/K²। अब ये क्वेश्चन देखो, कई बार आपको बुक में इस तरह का अरेंजमेंट दिया रहेगा, ठीक है, 2 पॉइंट दिए रहेंगे A B, या फिर
इस ए बी की जगह पे प्लस और माइनस लगा देगा, ठीक है। और तुमको बोलेगा कि सिस्टम में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ए और बी के अक्रॉस जो टर्मिनल है, या फिर प्लस माइनस रहेगा तो उसके अक्रॉस लगाना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देख के तो हमको कैपेसिटर का सिस्टम पैरेलल प्लेट दिख रहा है, लेकिन कैपेसिटर का जो हम लोग दिमाग में छवि बना के रखे हैं वैसा नहीं दिख, तो इसको हम लोग उसी फॉर्म में पहले मोल्ड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसका कितना इजीली कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, सारे प्लेट्स का नेमिंग कर दो। कितने प्लेट्स हैं? 4। इसको मैं दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ 3, इसको दे देता हूँ 4, ठीक है। 4 प्लेट है, चारों पर 1 2 3 4 करके नाम दो। अब जो टर्मिनल के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट निकालना है उस दो टर्मिनल को मार्क करो, ये ए है और ये बी, ठीक है, मार्क कर लिया मैंने। अब देखो पॉइंट नंबर ए से है ना, टर्मिनल ए से कौन कौन से प्लेट जुड़े हुए हैं? 1 और 3, तो ए के जगह पे लिख लो 1, 3। सिमिलरली बी से कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो 2, 4, तो बी से लिख लो 2, 4। अब देखो कौन कौन प्लेट एक दूसरे को फेसिंग, तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। 1 और 2 फेसिंग एक कैपेसिटर, ये तो ये 1 है ये 2 है, इन दोनों टर्मिनल को मिला दो और बीच में 2 पैरेलल प्लेट लगा, हो गया एक कैपेसिटेंस। लेट अस सपोज कि कैपेसिटेंस हो गया C, ठीक। C कितने के बराबर होगा? एप्सिलॉन नॉट A by D, D is the separation, A is the area of the plate, एप्सिलॉन is the medium, ठीक। अब आओ 1 का हो गया। अब देखो 2 किससे किससे कनेक्टेड है? 2 1 से है, फेसिंग मतलब, तो 2 1 फेसिंग है तो वो तो हो चुका है, 1 और 2 किए तो 2 1 के हो गया। 2 और 3 फेसिंग है तो 2 और 3 को मिला दो और बीच में 2 प्लेट लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट 2 हो गया। अब आओ 3 पे, 3 किससे फेसिंग है? 3 2, तो ये हो चुका है। 3 4, ठीक है, तो 3 4 कर लेते हैं, हो गया। अब 4 किससे फेसिंग है? 3 से, वो हो चुका है। अब हमको निकालना है ए बी, अब इसका निकल सकता है, ये तीनों जो हैं वो पैरेलल में, ठीक है। तो इसका C इक्विवेलेंट होगा 3C, मतलब 3 एप्सिलॉन नॉट A by, दिस इज द शॉर्ट। चलो 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए, ये A है, ये B है, बनाना है। चलो तो टर्मिनल मार्क कर लो, A B, ठीक है। A से कौन कौन कनेक्टेड है? 2 और 3, 2, 3। B से कौन कौन कनेक्टेड है? 1 और 4, तो 1, 4। शुरू करते हैं 1 से। 1 किससे फेसिंग है? 2 से, तो 1 और 2 के बीच में लगा दो एक प्लेट, ठीक। हो गया 1 का काम। 2 किससे फेसिंग है? तो 2 1 से हो चुका है, 2 3 से फेसिंग है। 2 और 3 तो एक ही पॉइंट है, मतलब ये जो है ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, मतलब क्या है? ये शॉर्ट सर्किट है। ये वाला पेयर जो है वो कैपेसिटर का काम नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब ये फ्लैट प्लेट जो है शॉर्ट सर्किट, तो ये मतलब। अब आप 3 किससे फेसिंग है? 2 खत्म। 3 किससे फेसिंग है? 4 से, तो ये भी C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2C, मतलब कि 2 एप्सिलॉन नॉट A by। अब आओ ये 1 2 3 4 5, ठीक। A और B, A किससे कनेक्टेड है? 1, 3 से। B किससे कनेक्टेड है? 2, 5 से। चलो 1 किससे फेसिंग है? 2 से, तो लगा दो, ठीक है। 1 और 2 हो गया। नेक्स्ट 2 पे आ जाओ। 2 किससे कनेक्टेड है? 3 से, तो 2 जो है इधर और 3 इधर, तो ये भी लगा दो, ठीक। अब आ जाओ 3 पे। 3 किससे कनेक्टेड है? 4। अब ये 4 जो है ना ही A से कनेक्टेड है ना ही B से, लेकिन 3 जो है वो 4 की फेसिंग है, तो एक अलग टर्मिनल बना दो पहले ही से 4, दिस इज 4। और 3 को कनेक्ट कर दो 4 से, तो 3 कहाँ है? यहाँ ना, तो ये मैंने 3 को कर दिया 4 से। अलग टर्मिनल बनाना पड़ा मेरे लिए क्योंकि 4 जो था वो इंडिपेंडेंट, ठीक।
अब 3 का काम हो गया 4 से, और 4 किसको फेसिंग है? बी से, मतलब 5 से, तो 4 टर्मिनल ये है, इससे 5 को कनेक्ट करें। बन गया सिस्टम, बन गया सारा। 5 पे आओगे तो 5 तो 4 से है, वो है ही। तो देखो तो ये दोनों पैरेलल, सी 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 सी, और ये दोनों सीरीज, तो ये सी प्लस सी और ये सी बाई 2, तो सी प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा ये? 2c 4c 5c बाई 2, मतलब कि 5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2b। समझ के बात? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इस तरह का देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, 5 कैपेसिटर है, हमको ए बी के अक्रॉस ही लगाना है। तो कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट निकालना है। हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट का अक्रॉस निकालना है। नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5। आओ 2 पॉइंट लोकेट कर देते हैं, ए बी। ए से कौन कौन पॉइंट टर्मिनल है? बी, 5। ठीक, बी से कौन कौन टर्मिनल है? बी से सिर्फ एक टर्मिनल है, 4। अब शुरू करते हैं। तो हमेशा ट्राई करते हैं कि या तो ऊपर वाला एंड से शुरू करें या नीचे वाला एंड से शुरू करें, या बेसिकली जिससे एक टर्मिनल कनेक्टेड है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये प्लेट से काउंट करेंगे। 5 किससे कनेक्टेड है? 5 ये टर्मिनल हुआ, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड है? तो 5 जो है वो बी से तो कनेक्टेड नहीं है, वो किसी इंडिपेंडेंट प्लेट से है जो कि 4 है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? 4। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, और ये प्लेट लगा देते हैं, और ये पॉइंट मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये 2 पैरेलल प्लेट को मैंने यहाँ दिखाया और ये पॉइंट बना दिया 4, ठीक। कोई दिक्कत? सॉरी, ये 2 था, ये बी जो है वो 2, ठीक, बी है ना, बी से तो प्लेट 2 कनेक्टेड है, ये 4। अब 5 का काम खत्म, 5 से ऊपर 4 किससे फेसिंग है? तो 5 से है, तो वो तो हो चुका है, और फेसिंग है 3 से, तो 3 और 5 तो एक ही पॉइंट है ना, मतलब एक और टर्मिनल यहाँ से लगाओ, ठीक है, और इसको 4 ही से कनेक्ट करो, मतलब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों प्लेट जो है वो सेम, 3 और 5 तो सेम पॉइंट हो गया, और 2 कैपेसिटर, ठीक। अब 4 का काम खत्म, 3 किससे फेसिंग है? 2 से, बन गया। अब आओ 3 का काम खत्म, 2 पे, 2 किससे फेसिंग है? 1 से, ठीक है, 1 से। एक बात ध्यान देना, 1 कोई और पॉइंट नहीं है, 1 4 ही है। ये दोनों प्लेट को देखो, एक दूसरे से मैंने कनेक्ट किया हुआ है ना, तो ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो सेम होंगे, तो जहाँ तुमने 4 लिखा है ना, वही 1 भी हो, ठीक। और 2 किससे फेसिंग है? 1 से, तो 2 और 4 के बीच में कैपेसिटर, अब निकाल दो इक्विवेलेंट, निकलेगा इसका, एकदम निकलेगा। c प्लस सी, सी बाई 2, 2c, 3 प्लस सी, 2c, 2c इंटू सी, 2c इंटू सी बाई 2c प्लस सी, मतलब कि 2c बाई 3। तो ये दोनों का 2c बाई 3 और 2c बाई 3 प्लस सी, मतलब कि 5c बाई 3, मतलब कि 5 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज योर सॉल्यूशन। याद रखिएगा एकदम, क्या किया मैं फिर से बता रहा हूँ। 5 3 5 ये है पॉइंट, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो 5 फेसिंग है 4, तो 4 बी से तो कनेक्टेड नहीं है, तो एक टर्मिनल बनाना पड़ेगा, इन दोनों को कैपेसिटर को जोड़ता हुआ एक टर्मिनल 4। अब 4 फेसिंग है 3, तो मतलब 3 और 5 तो कॉमन है, फिर से उसी टर्मिनल से एक और कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 3 फेसिंग है 2, तो 3 और 2 को मैंने कनेक्ट कर दिया, बीच में 2 कैपेसिटर। 2 फेसिंग है 1, तो 2 और देखो 1 और 4 जो है वो एक ही पॉइंट है, इसलिए इसी जगह पे हमने 2 को फिर से ले आके कनेक्ट कर दिया। ये सिस्टम है। अब आओ नया टॉपिक पढ़ते हैं, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स। देखो मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर का 2 प्लेट है, ठीक। एरिया ऑफ द प्लेट इज A and separation between them is D, और मीडियम जो है वो एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इसका कैपेसिटेंस होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक।
अब हम क्या कर रहे हैं, है ना, कैसे इसको, हाँ एक मिनट, कैसे इस कैपेसिटेंस को निकाले, तो उसका हम लोग को बेसिक पता था, इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन लिख के निकाले। ठीक है, अब आओ बात करते हैं, मान लो इस मीडियम में हम कुछ पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें। ठीक, इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, मान लो डी, तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, डी माइनस। अब इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग दो मेथोडोलॉजी से सीखते हैं, है ना, बाद बाकी आगे हम लोग एक ही मेथोडोलॉजी से बनाएंगे, लेकिन हम दो मेथोडोलॉजी से सीखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि जितने दूर में डाइलेक्ट्रिक रहेगा उस रीजन का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम रिड्यूस होगा। ये एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये दोनों प्लेट जो है वो आइसोलेटेड है। रिमेंबर, ये दोनों प्लेट जो है वो आइसोलेटेड है, किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है ना। देखो, हम लोग इस सिस्टम का कैपेसिटेंस जो है ना वो एक पर्टिकुलर केस लेके बनाएंगे। क्या पर्टिकुलर केस है कि ये दोनों प्लेट जो है वो आइसोलेटेड है, इस पर कोई चार्ज होगा क्यू, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, लेकिन ये आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड होने का मतलब क्या है कि इस प्लेट और इस प्लेट का चार्ज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन पे हम लोग काम करते हैं, है ना। हम अब इसको जनरलाइज नहीं बोल सकते ना कि हम अगर डाइलेक्ट्रिक रखे हैं, डाल दिए इसमें, तो पहले जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, सोर्स जब कनेक्टेड रहेगा तब ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सोर्स कनेक्ट करने से इस डायरेक्ट्रिक से सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालती है, कैपेसिटेंस जो है वो चेंज कर जाएगा डेफिनेटली, लेकिन इन दोनों प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि सोर्स जो है इससे कनेक्टेड है। लेकिन ध्यान देना, कैपेसिटेंस जो होता है ना वो आउटसाइड सोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता कि तुम इसको विदाउट सोर्स का कंडीशन कंसीडर करके बनाओ या सोर्स का कंडीशन कंसीडर करके बनाओ, कैपेसिटेंस का जो आंसर है वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये सब एक्सटर्नल एजेंट पे है ना, इनपुट पे है ना, तुम्हारा कैपेसिटेंस नहीं डिपेंड, वो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री और मीडियम पे डिपेंड। तो मैंने मीडियम चेंज किया तो कैपेसिटेंस पे प्रभाव सेम पड़ेगा। इसीलिए हम एक पर्टिकुलर केस लेके बना रहे हैं कि दीज प्लेट्स आर आइसोलेटेड, दैट मीन्स कि इन दोनों प्लेट का चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक, चार्ज कंजर्व रहने का मतलब ये है ना कि जिस मीडियम पे तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है जिस रीजन में, उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो के टाइम्स रिड्यूस होगा। और ये रीजन जो है वो फ्री है, तो इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बाई K। और E कितना होगा? E होगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा? E बाई K, Q बाई, ध्यान देना, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू K, इस इतने। अब आओ हम निकालना चाहते हैं ये प्लेट और ये प्लेट के बीच का पोटेंशियल। तो लेट अस सपोज कि दिस प्लेट इज A, दिस प्लेट इज B। तो हम ये सरफेस का जो नाम है ना वो C ले लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, VA माइनस VC। ठीक, फिर हम यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, VC माइनस VB। ठीक, और इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो VC कट जाएगा, तो आ जाएगा VA माइनस VB। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है कितना E, और यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है कितना E बाई K। इसीलिए हम पार्ट वाइज इसको डी। ठीक, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो ये हायर होगा, ये लोअर होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव माना, इसको नेगेटिव माना, तो कितना होगा? E इंटू ये थिकनेस कितना है? D माइनस T। तो लिख दो E इंटू D माइनस T। और यहां से यहां कितना होगा? तो E बाई K इंटू D। VC माइनस V, तो इन दोनों को सम करो। ठीक, इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस सम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये E कॉमन ले लो, D माइनस T प्लस T बाई
ठीक, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, दिस इज V, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q ये कितना है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, E का वैल्यू है, ठीक, इंटू D माइनस टी प्लस T बाई T। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हमको पता है कि C बराबर क्या होता है, Q बाई V, Q बाई V, तो Q बाई V कर दिया जाए, पलट दिया जाए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट ए, ये उधर जाएगा, ये इधर आ रहा है, B माइनस टी प्लस T बाई, दिस इज द क्या आया भाई, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। तो कैपेसिटेंस C बराबर आया, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, लेकिन है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा सप्रेशन जो है वो सेम मीडियम का नहीं है, तो टी थिकनेस जो है वो एयर है या वैक्यूम है, तो वैक्यूम का डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है, 1, तो तुम टी थिकनेस बोल रहे, डी माइनस टी थिकनेस, तो लिखना तुम डी माइनस टी अपॉन 1 इस मीडियम का डायरेक्टिव कांस्टेंट, प्लस टी थिकनेस जो है वो केस है, प्लस ई बाई, दिस इज योर फाइनल। ठीक है, ये इस प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस ये कर सकते थे कि हम लोग ये प्लेट और ये प्लेट के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं, बीच में ये एक इंटरफेस आता है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का एक कैपेसिटर कंसीडर कर ले और यहाँ से यहाँ तक का एक कैपेसिटर कंसीडर कर ले, और दोनों जो है वो सीरीज में होंगे, है ना, दोनों जो होंगे वो सीरीज में, ये प्लेट ऐसा, ये प्लेट ऐसा। ध्यान दीजिएगा, जो परपेंडिकुलर लाइन के अलाउंग डिवीजन होगा, हम अगर परपेंडिकुलर लाइन के अलाउंग जा रहे हैं तो ये दोनों सीरीज, ठीक है, प्लेट से पकड़, तो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, तो ये C1, ये C2, ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, क्योंकि दो है। अब देखो, तो इसको हम लिखते हैं, C1 क्या होगा, C1 होगा ये फेस और ये फेस के बीच का कैपेसिटर, तो ये फेस और ये फेस प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, D माइनस टी, मीडियम कितना है, एयर, तो C1 जो होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए तो वही रहने जा रहा है, बाई D माइनस टी, ठीक। सिमिलरली C2, ये फेस और ये फेस के बीच का सेपरेशन T, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, और इसका मीडियम कितना है, K, तो इनटू K। याद रखना, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं पहले बिगनिंग। तो इतने में का पूरा मीडियम, अगर पूरा का पूरा मीडियम जो है वो K से भरा हुआ है, तो हम सीधे K से इंटू कर देंगे कैपेसिटर। हम पूरे बल्क में देखे थे कि पूरा बल्क जो है वो K से नहीं भरा था, इसीलिए डायरेक्ट K नहीं कर सकते, पार्ट वाइज निकालना। लेकिन अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो कैपेसिटर वो पूरा K मीडियम से डिपेंडेंट है, तो ये कैपेसिटर K टाइम्स, तो वो कर दिए। तो लिखो T इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू K अपॉन D माइनस टी इंटू टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू डी माइनस टी अपॉन डी माइनस टी इंटू टी, तो ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, और हम लोगों को क्या करना है, एक एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन लेके इसे कट कर देना है, तो मेरा जो C इक्विवेलेंट आएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, C इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई टी प्लस डी माइनस टी बाई इंटू के, ठीक। अब इस के को नीचे लेगा, के को नीचे लेगा, तो के को जब हम नीचे ले आएंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई
टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी अपॉन इंटू के अपॉन के, मतलब डी माइनस, वही चीज, ठीक है, वही चीज आएगा। इस चीज को मैं एंटर कर देगा, वही चीज आएगा। क्या हुआ, के नीचे गया तो टी अपॉन के हो जाएगा और डी माइनस टी इंटू के अपॉन के हो जाएगा, मतलब डी माइनस टी अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये वही आ गया सी इक्वल, ठीक है। बात समझ में आया? हम लोग इस तरह ही कर सकते हैं, तो बेसिकली इसी तरह करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। मान लो ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं बनेंगे, मतलब एक कैपेसिटर है जिसका मान लो सेपरेशन है डी ही है, एप्सिलॉन नॉट है ये, लेकिन अभी डी को भूल गए, ठीक है। इस तरह मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्टेड है, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना। इस तरह के सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सबको इंडिविजुअल मान लो, C1 C2 C3 डॉट 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 जहाँ तक जाना है, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अब C1 क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू K1 बाई T1, तो ये हो जाएगा T1 बाई एप्सिलॉन नॉट A K1, ठीक, प्लस T2 बाई एप्सिलॉन नॉट A K2 प्लस T3 बाई एप्सिलॉन नॉट A K3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। एप्सिलॉन नॉट A को बाहर लो, इस चीज को पलट दो, तो क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट A जो होगा वो ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 प्लस T4 बाई K4 डॉट 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 ऐसे। अब मान लो, ठीक है, सारा का सारा फील्ड था किसी ना किसी डाइलेक्ट्रिक से, तो ऐसे, ठीक। मान लो दो ही होता, एक होता T1 और दूसरा होता एयर, तो ध्यान देना, इतना को भूल जाओ, ठीक। T है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक, तो T बाई के, ठीक है, और बाकी जो डिस्टेंस बचा वो D माइनस टी बचा, जो कि हो गया एयर, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 1, तो कितना आ जाएगा, T बाई के प्लस D माइनस टी अपॉन 1, मतलब D माइनस टी, वही आंसर जो हम लोग पहले डिराइव किए, ठीक है। और अगर बीच में ऐसा कर दे कि इसको कंडक्टिंग प्लेट बना दे, दिस इज कंडक्टिंग प्लेट, K3 को मैंने कंडक्टिंग प्लेट बना दिया, मतलब K3 जो होगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट T बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T4 बाई K4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। वाई, क्यों, क्योंकि अगर ये कंडक्टिंग प्लेट हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटेंस का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, इतना पार्ट कैपेसिटेंस नहीं, इतना पार्ट तो कंडक्टर हो गया, तो यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, सॉरी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बोल रहे हैं, ये पूरा रीजन जो हो गया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई एनर्जी स्टोर हुई ही नहीं, तो कैपेसिटर का क्या रोल है, समझ गए इस चीज को, ठीक है। तो कंडक्टिंग प्लेट हो जाने का मतलब क्या है कि उसका K मान लो इंफिनिटी, और इसी एक्सप्रेशन में पुट कर दो, सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। इस फॉर्मूला को याद रखें, ठीक है। अगर पूरा का पूरा जो कैपेसिटर वो एक ही डाइलेक्ट्रिक से फील्ड है, तो इस पूरे को हटा दो, ठीक है। इसके जगह लिखो D और इसके जगह लिखो सिर्फ K, तो K ऊपर चला जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट E बाई D, 2 होगा तो T बाई K प्लस D माइनस टी अपॉन 1, अगर एयर है या फिर कोई और मीडियम है तो K, ठीक है। ये ऐसे बनेगा सारे सीरीज। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो ये K3 था, ये K1 था, इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो ये हो गया E, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E बाई K1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E बाई K2, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 लिख दिए हम राव, तो V1 होगा E बाई K1 इंटू T1 और V2 होगा E बाई K2 इंटू T2,
रेशियो कितना आ जाएगा V1/V2, मतलब T1/K1 into T2/K2. This is the ratio for the potential difference between ये दोनों के फेस के बीच का और ये दोनों के फेस के बीच का रेशियो। ठीक है, इस तरह कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव वाले, ये सब बन जाएंगे। अब ये देखो, कई बार तुमको प्लेट्स जो है वो वर्टिकल ना मिलके हॉरिजॉन्टल दिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है वो इस प्लेट से इस प्लेट तक, और ये भी डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट से इस प्लेट है, लेकिन ये आधे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आधे एरिया। तो ध्यान देना, जब लेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो हम लोगों ने सीरीज बोल दिया, जब एरिया में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, मतलब कि अलोंग द प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलेंगे। और वो जब ऐसे था, मान लो ये प्लेट हो गए, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा, तो ये जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेट हम मूव कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये पैरेलल टू द प्लेट हम मूव कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक, तो इसमें अगर ये दोनों डाइलेक्ट्रिक प्लेट के दोनों एंड को टच कर रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल कहलाएंगे। पैरेलल कहलाएंगे इसका मतलब उनको ऐसे लेना, ये हो गया C1, ये हो गया C2, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया C1 प्लस। ठीक है, अब C1 क्या होगा, C1 मतलब इतना, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई लेंथ तो D है, A/2D, एरिया A/2 है, A/2D इंटू K1 प्लस इसका एप्सिलॉन नॉट A/2D इंटू K2। ठीक, ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D इंटू K1 प्लस K1 प्लस ये हो गया। ठीक है, अब तुमको कई बार ना क्वेश्चन में ऐसा दे रखेगा कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक इस पूरे कैपेसिटेंस का C या C0, तो C0 हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्योंकि एरिया पूरा प्लेट का A, थिकनेस D। ठीक, तो इसको तुमको C0 के टर्म में लिखना होगा। तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट A/2 दिया है ना, उसमें एप्सिलॉन नॉट A/D को C0 लिखो, ये कितना हो जाएगा C0/2 इंटू K1 प्लस ये हो गया C। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब इन दो की जगह पे हम एक डालते डाइलेक्ट्रिक के इक्विवेलेंट, और कैपेसिटेंस हमको यही मिलता है। तो जो C इक्विवेलेंट है उसको तुम लिख दो, विदाउट डाइलेक्ट्रिक इस पूरे का कैपेसिटेंस कितना था C0। अगर हम इस पूरे मीडियम को K डाइलेक्ट्रिक से, K इक्विवेलेंट से भर दे तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू C0। ठीक, अब इसको और इसको इक्वेट कर दो, C0 और C0 कट गया तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया K1 प्लस K2 बाई। इस क्वेश्चन में भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग का 1/C इक्विवेलेंट कितना आया था, 1/C इक्विवेलेंट आया था, तुम्हारा याद करना 1/C इक्विवेलेंट कितना था तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट T1 बाई एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन नॉट K2 प्लस T3 बाई एप्सिलॉन नॉट K3 डॉट 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 ऐसे करके। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख देंगे, C इक्विवेलेंट इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट A बाई पूरा थिकनेस मान लेते हैं D था D, ठीक है, और इनटू K इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा D बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई K। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा,
डी उधर भेज देना, 1/k इक्विवेलेंट आ गया, उलट देंगे तो k इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, मतलब जब तुम k इक्विवेलेंट का बात करोगे ना तो c इक्विवेलेंट को पूरे ज्योमेट्री के साथ मेजर करना। पूरा ज्योमेट्री में एरिया है, सेपरेशन d, ठीक है। या कभी कभी ध्यान देना, ये सेपरेशन 2d लिख देगा, 2d लिख देगा तो c इक्विवेलेंट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d। ये सब चीजों को ध्यान देना होगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में डाटा क्या है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो इसी तरह बहुत सारे होते तो, है ना, ये भी मान लो a बाई 2 ही एरिया होता है ना, तो मतलब पूरे का पूरा एरिया जो है वो 3a/2 नहीं हो गया, a के 3 हो, तो क्या आ जाता एप्सिलॉन नॉट a/2d k1 एप्सिलॉन a/2d k2 प्लस एप्सिलॉन नॉट a/2d k2। ठीक है, तो दिक्कत ये k1 प्लस k2 प्लस k3 आ जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे तुम क्या लिखते है ना, यहाँ पे लिखते प्लेट का एरिया हो जाता है a/2 प्लस a/2 प्लस a/2, टोटल एरिया हो जाता 3a/2, इसको ध्यान दें। तो तुम्हारे लिए c0 जो होता ना वो हो जाता एप्सिलॉन नॉट a/3 a/2 को इंटू कर दी है a में, तो ये हो। ठीक है, तो उसके फॉर्म में हमको सबको लिखना पड़ता, और यहाँ के इक्विवेलेंट कितना होता है इंटू सी, बाद बाकी वही चीज आंसर आ जाता। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, चार पूरे कैपेसिटर को 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो, क्वार्टर्स, k1 k2 k3 k। ठीक, अब देखना ये पूरा का पूरा जो इंटरफेस है ना, वो मतलब कि पैरेलल लाइन था, k1 का इंटरफेस और k3 का, लेकिन इसका मतलब ये मत सोच लेना कि k1 और k3 पैरेलल है ना। क्यों? क्योंकि ये फेस कॉमन है, लेकिन यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। यहाँ होगा E/k1, यहाँ होगा E/k3। ठीक है ना, तो इसका जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E जो भी होगा, मतलब कि इंटू T1 D होगा और ये होगा इंटू D। ये अलग आएगा, ये अलग आएगा, मतलब ये सरफेस और ये सरफेस का पोटेंशियल सेम नहीं, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं, सिमिलरली ये दोनों पैरेलल नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब तो हम ये दोनों को सीरीज लेंगे और ये दोनों को सीरीज लेंगे, मतलब इसको एक क्वार्टर इधर लो, एक क्वार्टर इधर लो, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज। ठीक है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक, वो हो जाएगा पैरेलल। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो हो जाएगा पैरेलल। तो ये अगर C1 है, ये अगर C2 है, ये अगर C3 है, ये अगर C4 है, तो इस पूरे सिस्टम का कॉम्बिनेशन जो तुमको लिखेगा वो ऐसा लिखेगा। C1 C2 C3 ठीक है, तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 C2 C3 C4 अपॉन C3 प्लस। ठीक, अब C1 कितना होगा जी? C1 होगा एप्सिलॉन नॉट a/2d, ध्यान देना सेपरेशन d है, d/2 नहीं है, ठीक है, इंटू k1। C2 कितना होगा एप्सिलॉन नॉट a/2d इंटू k2, मतलब इसको हम लिख देते हैं कोई c इंटू k1, इसको लिख देते हैं c इंटू k2, C3 जो हो जाएगा वो c इंटू k3 और C4 जो हो जाएगा वो c इंटू k4 हो जाएगा। तो C1 C2 मतलब c² k1 k2 बाई c इंटू k1 प्लस प्लस k3 k4 क्या जाएगा c² इंटू k3 k4 बाई c इंटू C1 प्लस, मतलब कि k3 प्लस q। ठीक, तो ये सी कट जाएगा, ये सी कट जाएगा, तो तुम्हारा C इक्विवेलेंट कितना आ गया? C इक्विवेलेंट आ गया C, मतलब कि तुमको पता है क्या है एप्सिलॉन नॉट C जो है हम लोग वो एप्सिलॉन नॉट a/2d को लिए हैं। ठीक है, k1 k2 बाई k1 प्लस k2 प्लस k3 k4 बाई k3 प्लस k। दिस इज द आंसर।
आंसर ऑफ सीक्वेंस। नाउ डाटा भी दिया जा सकता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इनटू कर दो सारा चीज। अब तुमसे बोलेगा कि इसका के इक्विवेलेंट निकालो, तो के इक्विवेलेंट को मतलब कि पूरा का पूरा को एक कैपेसिटर मानना है। विदाउट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कितना होता है, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, पूरा एरिया ए, सेपरेशन 2, ठीक है, मतलब कि यहाँ भी वो सी ही रहेगा, और इनटू के हम कर देंगे के इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट को यहाँ पे लिख दो, के इक्विवेलेंट इनटू सी नॉट, और सी नॉट और सी एक ही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d ही सी भी है, कट जाएगा। तो के इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, k1 बाई k2, k1 k2 बाई k1 प्लस k2 प्लस k3 k4 बाई k3 प्लस k4, ठीक है। बाद बाकी 25 थी। अगर ऐसा कुछ होता, ये d है, ये d है, लेकिन ये कुछ और होता, ये हो जाता 3d/2 और ये हो जाता d/2, तो भी चिंता की बात नहीं होती, सीरीज स्टार्ट। अब ये देखो, इसमें 3 ही डायरेक्टिव, k1 k2 k3, ये है फैला हुआ 2a/3 एरिया तक, ये फैला हुआ a/3 एरिया तक, और ये फैला हुआ है पूरा ए एरिया, इसका कैपेसिटेंस। ध्यान देना, ये दोनों अलग अलग मीडियम है, इसका तो ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे अभी भी, तो तुमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ऐसे, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ठीक, और ये हम इसको मान लो C3, ये हो गया C4, तो फिर से ये सिस्टम वही बनेगा। ठीक है, C1 और C3 सीरीज में, C1 और C3, C2 और C4, ठीक है, और ये सिस्टम का है। C1 कितना होगा, C1 होगा तुम्हारे लिए एप्सिलॉन नॉट ए 2a/3 d इंटू k1। C2 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a/3 d इंटू k2। C3 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट 2a/3 d इंटू k3, ठीक, और C4 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई 3d इंटू k3 ही हो, ठीक है, k3, क्योंकि ये दोनों मीडियम सेम ही। अब वही फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, C1 C2, तो इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस, नहीं ये तो 3 के साथ, हाँ ये 3, ठीक, और C2 C4 अपॉन C2 प्लस C4, ठीक है, डाल दो, ठीक है, उसी तरह लिख दो पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व। चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।